नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीमा चित्रा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास के बारे में। वह पॉलिटिकल पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं। अब शायद आप पूछेंगे कि किस पॉलिटिकल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो पार्टी कौन सी है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो बता दें, यहाँ पर बात हो रही भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि जिसको हम बीजेपी कहते हैं। मैं उसकी डिक्लेयर रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात करूँ तो उसकी संख्या कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना रजिस्टर्ड मेंबर्स के आंकड़े को क्रॉस कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। यही नहीं, अगर आज हम स्थिति में देखें तो बीजेपी द्वारा प्रेजेंट डेटा के आधार पर बीजेपी के लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जो कि सेकंड प्लेस ऑफ स्टैंड कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स में, लगभग दोगुने से। वहीं पर अगर आज हम इंडिया के बीजेपी में राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो लोकसभा में इसकी लगभग 303 मेंबर्स हैं, जो कि इस सदन की कुल सीट्स के 55% से भी ज़्यादा है। यही नहीं, इंडिया में 28 स्टेट्स में से 17 स्टेट्स में शासन है। इस पार्टी के इतिहास के बारे में जानना तो लाजमी बनता है, ताकि हम ये समझा सकें कि पार्टी महज 4 दशक में बनी और वही आज दुनिया की शिखर पर कैसे पहुंच गई। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इतिहास भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा और कैसे ये 4 दशक में पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। तो बात करते हैं 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, भारतीय जनसंख्या की नींव रखी। और हम आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर थे। 1950 में हुए नेहरू लियाकत एक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद को इस्तीफा दे दी और ठीक इसके बाद भारतीय जनसंघ जन्मदाता और पहली प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, उस समय नवोदित पार्टी का मकसद था इंडिपेंडेंट इंडिया में हिंदुओं को कल्चरल आइडेंटिटी रक्षा करने के साथ कांग्रेस के मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम ऑफ शिपमेंट पॉलिसी का विरोध करना था। साथ में जनसंख्या की मांग के लेकर जम्मू और कश्मीर भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया था। लेकिन उस दौर पर कांग्रेस एक छत्र राज था, जिसके चलते 1951 और 52 में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन में पार्टी केवल 3 ही सीट जीत पाई थी। इसके बाद पार्टी खुद को मजबूत कर रही थी और 1953 में श्यामा प्रसाद जी के आकस्मिक निधन से इसके गहरा झटका लगा। लेकिन इसके समय बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंख्या की एक नई दिशा दी। साथ में 1967 में जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इसके ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन की मजबूत करने और अपना विशेष ध्यान दिया। केवल यही नहीं, कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के उन्होंने भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक तरह के वैचारिक नींव रखे। इसी बीच 1967 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ के 35 सीट जीती और जिससे लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनसंघ के हिंदी स्पीकिंग रीजन दूसरी नन कांग्रेस ऑफिशिएटेड क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल में भी गठन किया। इसके साथ मिलकर जनसंघ के प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ वाली सरकार बनाई। पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हुआ था। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स भी जनसभा में अपनी जगह बना चुके थे। 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की बागडोर अटल जी ने संभाली और इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन गोहत्या के प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स से खत्म करना था। बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी को नाम से जानने और पहचानने लगा था। इसी बीच आडवाणी जी ने राम मंदिर बनवाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का आह्वान किया। इसी बीच भारतीय राजनीति का रंग केसरिया रंग से रंग उठा। आडवाणी जी का कहना था कि हिंदुओं को मंदिर के प्रति जागरूक और अलर्ट करना था, एकता जुटाना था। इसी बीच हिंदुओं का जमावड़ा अयोध्या तक जुटने लगा। उस समय उत्तर जब चुनाव होता है तो उसमें बीजेपी को 120 सीटें मिलती हैं और इस तरह से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और उत्तर प्रदेश से लेकर यहीं से बीजेपी की खेला शुरू हो जाती है और बीजेपी इस तरह से अपना वर्चस्व बनाती चली जाती है और उसका वर्चस्व आज भी कीर्तिमान है। तो इस तरह से बीजेपी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसी पार्टी के मेजर एजेंडा था कि इसी दिशा में जनसंघ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रही है।
1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की इमरजेंसी लगा देती हैं, जिससे विरोध में लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। जनसंघ ने अन्य पोजीशन पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया। इमरजेंसी के विरोध में हुए इस नेशन वाइड प्रोटेस्ट के चलते जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन जब 1977 में इमरजेंसी को ऑफिशियली हटाया गया तो फ्रेश जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कराते हुए जनसंघ के इंडिया में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की सभी अपोजिशन पार्टीज, सोशलिस्ट पार्टीज, कांग्रेस और भारतीय लोक दल के साथ मिलकर जनता पार्टी को जन्म दे दिया। परिस्थितियों की वजह से एकजुट होकर बनी इस नई विलक्षण पार्टी को सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी को हटाकर सत्ता में बेदखल करना था। और जब इस चुनाव के नतीजे आए तो वो जिसकी किसी कल्पना ने नहीं की थी वो देखने को मिला। देश की पहली बार कांग्रेस सत्ता बाहर थी, जनता पार्टी की सरकार गठित हो रही थी और इसी न्यूली फोर्ड गवर्नमेंट को मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा सिर जनसंघ का ही था। इस चुनाव में जनसंघ को 93 सीट्स मिली थी, जो कि इस पार्टी को मिली कुल सीट्स का 31% था। इस नवनियुक्त गवर्नमेंट में जनसंघ प्रीवियस लीडर अटल बिहारी वाजपेयी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। ऐसे गठजोड़ में यह मिलीजुली सरकार तो बन गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टीज की सामंजस्य यानी कि कैपेबिलिटी का अभाव था। और ऐसे में इसलिए क्योंकि इसकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टीज और आइडियोलॉजी था, जिसकी वजह से एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट था और जिसके चलते ये एक घटक दल के आर पार एसोसिएटेड जनसंघ के मेंबर में शेड्यूल मेंबरशिप को खत्म करने की मांग की। लेकिन उनकी इस मांगों को जनसंघ के मेंबर्स मानने से इनकार कर दिया और इसके चलते जनता पार्टी का फ्रैक्शन जनता पार्टी सेकुलर के नाम से इस सरकार से अलग हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई के मेलजोल से बनी सरकार गिर गई और ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शन फिर से ऑर्गेनाइज हुए। लेकिन इसमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, केवल 31 सीट जीत पाई और जिसके चलते अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने के लिए बुलाई गई जनता पार्टी की नेशनल पार्टी में एक मीटिंग बैठाई गई। एग्जीक्यूटिव पार्टी मीटिंग में ये फैसला हुआ कि पार्टी के मेंबर्स अपनी ड्यूटी में मेंबरशिप छोड़नी होंगी और इशारा साफ था कि जनसंघ मेंबर्स में पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। और इस तरह से डबल इंजन की सरकार बनी है। और आगे आप देख ही पा रहे हैं, राम जन्मभूमि का चाहे मुद्दा हो, चाहे 370 आर्टिकल हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, और इस तरह सबसे बड़े और भारत के पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनते चले गए, जो आपके सामने इस तरह से कुछ देख रहे हैं। तो ये था पूरा इतिहास और इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो हो सकता है डाटा गलत हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि मेरा प्रयास कैसा रहा और साथ में अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।